नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि आलमी मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें गिर रही हैं, मादनी तेल की कीमत भी गिर रही है, खुर्दनी तेल की कीमत भी गिर रही है और भी दीगर मसनूआत व कमोडिटीज़ की अशिया की कीमतें जो हैं वो गिर रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि स्पेकुलेशन होती है, स्पेकुलेशन बिल्डअप क्रिएट होता है, कीमतों को बढ़ाया जाता है, फिर आपको पता है इसमें थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में भी ला हासिल किस्म की बहस की बुनियाद पर मुआशियात मुतासर हो जाती हैं, इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी ये हो जाता है। फिर कभी ख़तरे की घंटियाँ बजा दी जाती हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग लंबी चलेगी। तहम कुछ लोग कहते हैं कि साहब कशीदगी कम हो गई है, कोई कहता है कशीदगी ज़्यादा हो गई है, कोई कहता है मामलात ये आगे तक चलेंगे। लेकिन यह है कि बाय एंड लार्ज दुनिया की सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। यूक्रेन एक बड़ा अहम मुल्क है, यूरोप के अंदर उसका एक अहम किरदार है, रूस का अपनी एक जो है वो मुकाम है। उसकी वजह यह है कि वसी तरीन मुल्क है दुनिया का, वाकई ही में वसाइल से माला माल है, हमारी तरह सिर्फ मुँह ज़ुबानी वसाइल से माला माल नहीं है, वाकई ही में वसाइल से माला माल है। हम तो मुँह ज़ुबानी माला माल है ना, हमें आप टच करें, बस यूँ आपने हाथ लगाना और हमने शुरू कर देना, हम वसाइल से माला माल, हमारे पास दुनिया की हर चीज़, हम हर नेमत से नौज़ुबिल्लाह हमारे पास हर नेमत है। देखें, हर नेमत किसी के पास हो नहीं सकती, क्योंकि होगी तो फिर शुक्र किस चीज़ का अदा करेगा, सब्र किस चीज़ का करेगा। तो बुनियादी बात यह कि हर चीज़ किसी को मुयस्सर नहीं है। तो सबसे पहले मैं ताजिर सनतकारों को पाकिस्तान के समझाता हूँ कि ये मत बोला करो। लेकिन आपको पता है गुरूर और तकब्बुर की बीमारी ऐसी इंसानों में कि वो से बाहर निकल नहीं पाते। जिसके पास नहीं होता वो सबसे ज़्यादा शोबाजी करता है। जो अनपढ़ होता है जेब में 6 कलम लगा लेता है कि मैं खूबसूरत हो गया, मतलब कि मैं पढ़ा लिखा हो गया, कुछ गलत कुछ सही निकल गया। खैर आगे चलते हैं। ये एक रीत है और इस रीत से हमें बाहर निकलना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त वसाइल कोई भी नहीं है, ना पहले कभी थे इतने ज़्यादा, बस जितने दुनिया में और ममालिक में हैं बस उसी तनासुब से हमारे पास भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि माजी के अंदर हम पढ़ा करते थे कि 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान का रकबा है, लेकिन अब वो आपको पता है पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदल दिया गया है, तो उसके बाद फिर रकबे के अंदर कुछ रद्दो बदल आ गया है। तो जाहिर बात है हमारी किताबें भी बदल जाएंगी, रकबा भी बदल जाएगा वगैरह वगैरह। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब यासीन सिद्दीक साहब, एप्टमा और ताजिर सनतकार सियासत का बड़ा अहम नाम है, और जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि नून लीग के जो बिज़नेस फोरम है उसकी सरबराही करते हैं और कारोबारी सनतकारी शख्सियत भी हैं। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में। और आगाज़ हम कर लेते हैं जनाब यासीन सिद्दीक साहब के साथ। यासीन सिद्दीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इंडस्ट्री तो खैर बड़ा बेनिफिट करती रही है और बड़ा फ़ायदा रहा है। पता नहीं आप लोगों की किस्मत कैसी है, कौन सा नेक काम आपने कर दिया कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसी मशहूर कहावत है। तो आप लोग तो पाकिस्तान की मईशत के हमेशा गुन भी गाते रहते हैं, साथ साथ शिकायत भी करते रहते हैं। तो इस वक्त हमारा माशी जायज़ा पेश करें, ये महंगाई से किस तरह निकलेंगे, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप पर भी इम्पेक्ट करेगी? डॉलर आपकी खातिर महंगा कर दिया, आप में से बहुत सारे लोग माला माल हो गए जो ये डॉलर की कदर बढ़ाई गई थी। एक्सपोर्ट प्रोसीड लोगों ने फ़ौरन इनकैश करवाए, जल्दी जल्दी करवा लो भाई। तो थोड़ा हमें समझाइए आपको कितना फ़ायदा हुआ और मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ।
अच्छा भाई, मैं पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से आपने इस चीज को बयान किया है, तो ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ हमने करवाया है। आई विश कि आपके मुंह में घी शक्कर हो, और आई विश कि ये सब हमारे पावर, इतने पावर्स होते कि हम ये सब करवा सकते। लेकिन भाई हमारे पास इतने कोई पावर्स नहीं है कि हम ये सब करवा सके। बहरहाल जो कुछ भी किया वो हुकूमत वक्त ने किया, और उसके अपने कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से ये सब कुछ होता रहा। अच्छा सच बताऊं, जिसकी वजह से हुआ ना, वो शोभा आप ही का है उसका, लेकिन ना वो कभी एप्टमा के दफ्तर आता है ना एफपीसीसीआई के दफ्तर आता है, लेकिन सुना है कि उसी की वजह से हुआ, फायदा आपको भी हो गया। चले बहरहाल उसमें क्या, उस बहस में क्या जाना। बात तो ये है जी कि फायदा नुकसान जो है ना, ये तो होता है, कारोबार का एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला की तरफ से ये चीजें होती हैं। तो जो कुछ भी हुआ बस वो समझे कि अल्लाह की तरफ से हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि हम आगे जाते हुए महंगाई का क्या आलम होगा, किस तरह से ये काम चलेगा। बेसिकली हमारा जो डिमांड या मौकफ है इंडस्ट्री का, वो सबसे बड़ा, सबसे पहला ये है कि हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर मिलना चाहिए, एनर्जी की अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलनी चाहिए, ताकि हम अपनी मिलों को थ्री शिफ्ट्स पर चला सकें, जिस तरह के पिछले सालों में चला सकते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हमें जो नजर आ रही है, और उसको हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे टैकल करेंगे, वो प्रॉब्लम ये है कि एलएनजी के कार्गोज जो हैं वो हमारे मिस आउट हो गए बीच में। तो जब एलएनजी नहीं पहुंचेगा वक्त पे, तो हम अपनी मिलों को चलाएंगे कैसे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आपको हम बिजली दे देंगे, आप बिजली पे चल जाना। ये मैं अभी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बिजली, एक तो यह है कि ये कहना तो बहुत आसान है कि बिजली पे चले जाओ, बिजली से मिल को चला लो। बिजली का एक तो रेट बहुत ज्यादा है, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, अगर हम रेट को भी एक तरफ कर दें, तो अब हमारी जो मशीनरीज हैं वो काफी हद तक मॉडर्नाइज भी हो चुकी हैं, और मशीनरीज में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब जब हमारे यहाँ, आप घरों में भी महसूस करते होंगे कि बिजली जब चल रही होती है तो उसमें हल्के फुल्के झटके आते रहते हैं और ट्रिपिंग होती रहती है। तो जब बिजली, और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि हमारा बिजली का ट्रांसमिशन का निज़ाम जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अनइंटरप्टेड चलता रहे, चलाता रहे। नहीं, लेकिन तो माजी में आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं, लेकिन माजी में हमारे फाजिल वजीर वो ये कहते रहे कि साहब हमने तो आधी कीमत कर दी बिजली की, आप लोगों की आधी कीमत कर दी। इसके बारे में भी आपसे बात करता हूं, लेकिन यहाँ पर इश्तियाक बेग साहब की जानिब जाता हूँ। इश्तियाक बेग साहब, आपकी हुकूमत जब से आई है नून लीग वालों की, आपने कहा था महंगाई मुकाओ मुहिम पे चलेंगे, तो कीमतें बड़ी बढ़ा दी हैं। सुना है कि इन कीमतें बढ़ाने वाले वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है कल मदऊ तो नहीं किया गया, लेकिन वो ख़ुद गए वज़ीर आज़म साहब के पास, काबीना के पास, और उन्होंने गालिबन ये कहा कि साहब अगर उन्हें ज़िम्मेदार समझा जा रहा है इस मामले का, तो वो राज़ी हैं किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए। आप खुद ही समझ जाएं, इशारे से बोल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि माशी मामलात संभल नहीं रहे, बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसहाक डार साहब कब आ रहे हैं, डेट बताइएगा। थैंक यू अली नासिर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बतलाऊं कि ये महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई है, इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई आई हुई है, रिसेशन आया हुआ है, और यूरोप और अमेरिका भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है इससे। आपने खुद ही अभी अपने इंट्रो में बतलाया था कि मेन कॉज इसका जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, जो तारीख की हाईएस्ट सतह पे पहुंच गए थे।
ये एक अच्छी चीज है कि फ्रॉम द लास्ट 2 डेज कुछ थोड़ा सा उनमें कमी इसके अंदर आई है, और डेफिनेटली जब ये कमी इसके अंदर आएगी तो ये पास ऑन की जाएगी कंज्यूमर्स को। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हुई है कि जैसी हुकूमत संभाली उसके फौरन बाद ही ये हुआ कि प्राइसेस और ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर आ गए। इसके साथ ही साथ एडिबल ऑयल है, चाय है, वो तमाम चीजें जो खुर्दनी तेल ये हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी ड्रास्टिक इंक्रीज आई है पूरी दुनिया में कोविड की वजह से, और दोबारा ये जो वॉर हुई है इसकी वजह से। देखिए, कोई भी, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में एक मिसाल देता हूं कि कोई भी दुकानदार अपनी कुव्वत खरीद से कम में अगर कोई भी चीज को बेचना शुरू कर देगा तो दुकान कुछ दिनों के अंदर वो बंद हो जाएगी। हमारे पास भी 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि जो इमरान साहब सब्सिडी देके गए थे और IMF के प्रोग्राम को उन्होंने जेपटाइज किया था, उसको कंटिन्यू रखते, और कुछ अरसे बाद पाकिस्तान जो था वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाता, या हम अनपॉपुलर मेजर्स लेते जो हमने लिए। मगर आपको यहाँ ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान कम से कम डिफॉल्ट होने की जो सिचुएशन उससे निकल गया है, और जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं इन आइटम्स के जिनका हमने जिक्र किया कम होते हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पास ऑन कर दिए जाएंगे और महंगाई के अंदर इंशाल्लाह कमी आएगी। अच्छा, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये बहुत ही अनपॉपुलर मेजर्स आपने लिए हैं, इससे बहुत सीवियर पॉलिटिकल डैमेज भी आपको हुआ है। इकोनॉमिक तो खैर जो ब्रंट है वो लिया है, IMF का प्रोग्राम अभी भी जो है इट इज़ हैंगिंग इन द फायर, कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ। मेरी तो आपके लिए भी यही सजेशन होगी, शहबाज शरीफ साहब भी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये सजेशन होगी कि सर ये हमारी आवाम का रिएक्शन कुछ जज नहीं किया जा सकता, और किसी पर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन से पहले इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इशारा आप समझ जाएँ, क्योंकि बैसाखियाँ तो फिर बैसाखियाँ होती हैं, कभी आपके पास कभी किसी और के पास। तो बात यह कि अवाम के अंदर अगर आपने अपनी पॉपुलैरिटी बिल्ड करनी, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि सर ये गलत पॉलिसी आप परसू कर रहे हैं, और इससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक टू मैनी पीपल हैप्पी एट द सेम टाइम। ऐसा मेरा ख्याल है। आप अगर कुछ कहना चाहें फिर मैंने ब्रेक लेनी। हाँ अली साहब, देखिए हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो सियासत कर लेते और प्राइसेस को वो ही रखते जो इमरान खान साहब सब्सिडी देके गए थे, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम जेपटाइज हो गया था, या फिर हम मुल्क को बचाते डिफॉल्ट होने से। हमने सियासत जो थी, शायद आप जरूर सही कह रहे हैं कि सियासत हमने नहीं की, और वो फैसले किए जो अनपॉपुलर थे, और डेफिनेटली लोगों को कुछ पसंद भी नहीं आए होंगे, हमारे जो वोटर्स थे उनको। हाँ। मगर कम से कम हमने मुल्क की मईशत को बचा लिया, मुल्क को नहीं सर, MNS को भी पसंद नहीं आए, बड़ा उन्होंने रौला डाला हुआ है। आपको तो सारी फिल्म का पता है, आपको पता है लंदन रोज फोन जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को बताया जा रहा है ऑन डे टू डे बेसिस, शहबाज शरीफ साहब को डे टू डे बेसिस पे बताया जा रहा है कि हल्कों में दोबारा वापस जाना मुश्किल हो गया है, अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो गया है, हमें ब्लेम ना कीजिएगा अगर हम हार गए। इतना प्रेशर बिल्ड हो गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कल जाके सफाइयाँ देनी पड़ी। वो सर उनका इलेक्टोरेट इतना नहीं है, आप खुद सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। माजी की PTI की हुकूमत के मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि आगाज़ में वो जब आए तो कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे ताजिर सनतकारों की कुछ लॉबीज़ थी जिनके निर्गे में आ गए, और मतलब ये कि हम उसे ना मनफी अंदाज में ना मस्बत अंदाज में पेश करेंगे। बात यह कि हर हुकूमत जो है वो किसी न किसी एक बिज़नेस या इंडस्ट्रियल लॉबी के साथ ही होती है, और उन्होंने जो जो चीज़ें डिमांड की, खान साहब को क्योंकि मईशत के मुतालिक इतना ज़्यादा पता नहीं था, और उनके अतालिक जो थे उनके इर्द गिर्द उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई। फिर खान साहब को बाद में ब्रीफिंग्स के ज़रिए उनसे चाहने वाले, पसंद करने वालों ने बताया कितना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, और उस डिज़ास्टर को फिर कवर करने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आगाज़ में असद उमर साहब को लगाया। उन्होंने आते ही, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि वही बातें, सियासत कोई चीज़ नहीं होती, मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, चीखें निकाल दूंगा। तो वो चीखें निकालने के चक्कर में अवाम की चीखें निकाल दी, लेकिन कुछ बहुत की मिस्टेक्स कर दी। यासीन सिद्दीक साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। आपके जो मैं जनरली एक ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि सम डिसीजंस वर एक्सट्रीमली बैड एंड रॉन्ग, but they were supposed to benefit the business and industry, or perhaps only the 0.0001% richest population of Pakistan
वो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को लोअर कर दिया गया। इसके बावजूद कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट शुड बी हायर देन इन्फ्लेशन। और दूसरा जो है बाय फोर्स जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपी को डिवैल्यू कर दिया सो दैट एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कंपेटिटिव। मतलब दिस इज़ अ जनरल आर्गूमेंट, अवामुन नास को तो नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में पीपल नो, एंड दैट्स वाई यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आवर इकोनॉमी हैज़ यू नो गॉट स्टक इन द रॉक्स। तो हम इसी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या, क्योंकि ये बड़े डिज़ास्टर्स 2 स्टेप्स थे जिनसे मईशत फंस गई। बट डिड बिजनेस एक्चुअली बेनिफिट एज मच as the quantum of the confusion and the loss to our economy? देखिए जी, इस बारे में मैं 2 बातें करूंगा जी। दो चीजें जो मेरी अकल कहती है। जी। एक तो यह है कि आपने एक तो ये कहा कि भाई they were mostly bad decisions, लेकिन उसका जो रिजल्ट उसका रिजल्ट आपको ये मिला है, जो भी डिसीजंस को आप रिफर कर रहे थे उसका आपको इम्पैक्ट ये मिला है कि आज आपकी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की और वेरी क्लोज टू $20 बिलियन चली गई है। ठीक है जी, 18 बिलियन के तो ऊपर निकल ही गई है। अब आप उसको फिर कैसे ये डिटरमिन कर रहे हैं कि दोज डिसीजंस वर बैड, नंबर 1। नंबर 2 ये है जी कि दूसरी जो बात की थी पीटीआई गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और न्यू मशीनरी इंपोर्ट के लिए जो कर्जे दिए, वो जाहिर है कि उसमें शरह सूद बहुत कम थी, और तो लोगों ने जो है वो अपनी कैपेसिटीज को बहुत अच्छी तरह से एनहांस भी किया और मॉडर्नाइज भी किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई का एग्जांपल मैं दूंगा। दुबई ने भी बहुत सारी बोरोइंग की थी पिछले डेकेड में। हम देखते रहे कि दुबई का भी जो है ना बहुत ज्यादा डेट बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप देखें ये कि दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत जबरदस्त बना लिया, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। अब उसको नाउ दैट प्लेस इज आल्सो पॉइज्ड टू टेक ऑफ एट एनी टाइम। तो ये चीजें भी जो है ना, इसको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी आप देखें और नेगेटिव को भी देखिए मैं वही आपको बता रहा हूं कि 0.0001% जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं। लेट मी टेल यू द आउटकम ऑफ दीज स्टेप्स इकोनॉमिकली। पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, ऑल आवर इंपोर्ट्स आर डन इन US डॉलर्स। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो आपने खुद बताया कि वी हैव समहाउ मैनेज्ड इन 5 years to grow from 18 billion to 20 billion dollars, but our imports have increased exponentially, primarily because of the increase in the rate of the dollar, and secondly because of the quantum of imports that we are bringing in by volume and value. फिर उसके साथ जो आपने बोला interest rate, this benefited again 0.0001% of the population who were able to do BMR and expand their operations and their systems and upgrade everything. But factually speaking, inflation grew because when you reduce the interest rate in face of high inflation, you actually cause more inflation, which has caused exorbitant inflation और stagflation in our case. तो ये मैं 2 आपको इकोनॉमिक आउटपुट्स बता रहा हूँ। डेफिनेटली वो पॉजिटिव्स हैं अपनी जगह, बट इसको आप मेजर करना पड़ेगा विच वॉज बेटर और विच हाफ इज मोर हैवी। जी देखें कि इश्तियाक बेग साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि दुनिया भर में महंगाई है, इन्फ्लेशन जो है ना वो पूरी दुनिया में फैल गया हुआ है। जी। और उसकी एक बड़ी वजह तो यूक्रेन की वॉर भी है। अब दूसरी बात आप ये देखें कि आपका जो इंपोर्ट बिल है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स का होता है, तो और ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं।
अब इसमें किसी भी हुकूमत का, ना तो PMLN का ना PTI का, कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कसूर है। ये इंटरनेशनल फोर्सेस हैं which have caused this inflation। तो मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब हमने अगर ये इस सर्कल से, इस एक दायरे के अंदर जिसमें हम फंसे हुए हैं, अगर इससे निकलना है तो कुछ ना कुछ चांसेस तो हमें लेने पड़ेंगे हमें। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ना, अपनी जो इंपोर्ट्स को कर्ब करके रखना पड़ेगा। नॉन असेंशियल आइटम्स पे हमें बिल्कुल इंपोर्ट की इजाजत नहीं देनी होगी और इन चीजों को कर्ब करके रखना होगा, ताकि फिर हम जो है ना इंपोर्ट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके और साथ में ग्रोथ भी ले सके। बड़ी अहम बात आपने की है, बहुत अहम बात आपने की है, एंड डेफिनेटली योर आर्गुमेंट इज वेरी स्ट्रांग। मैं भी यही चाह रहा था कि आप इस तरह जवाब पेश करें और आपने बड़ा लॉजिकल एक आंसर दिया। इश्तियाक बेग साहब, आपकी जानिब जाऊंगा। नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स की जहां पर बात हुई तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चाहे माजी की खान साहब की हुकूमत हो या आपकी हुकूमत हो, ये आप लोगों को औरतों के मेकअप और कुत्तों के खाने से क्या एतराज़ है? मतलब ये जो कि विच काउंट फॉर नथिंग बट अ फ्यू मिलियन विद एन एम, फ्यू मिलियन डॉलर्स, इसकी कॉस्मेटिक बैन कर देना या इस पे टैक्सेस हाई कर देना, मतलब अच्छा है औरतों को खूबसूरत लगने दें। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में कुत्तों का बड़ा अहम किरदार है, कुत्तों का खाना बंद क्यों करवाते हैं आप लोग? और औरतों के मेकअप से क्या दुश्मनी है? क्या यही एक नॉन एसेंशियल 2 आइटम मिल गए हैं आपको, इसके अलावा और कोई नॉन एसेंशियल आइटम नहीं? नहीं अली साहब, देखिए ऐसा हुआ है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसको कर्टेल करने का या उसको कम करने का इसके अलावा कोई हल नहीं था कि जितनी भी लग्जरियस आइटम्स हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे सुपरमार्केट में आप जाते थे तो बाहर के चीजेस, बाहर का चीज, बाहर का मक्खन, बाहर के आइसक्रीम ये तक मौजूद होती थी। तो इसके बाद ये फैसला किया गया कि जितने भी लग्जरियस चीजें हैं पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है उसको पाबंदी लगा दी जाए। और इसके अंदर कहा है कि कुछ बिलियन, 2 या 4 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान इसके अंदर सेव कर सकता है। मगर साथ ही इसके अंदर ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा करंट अकाउंट जो था, जो बैलेंस है उसमें कमी वाकया नहीं हुई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो थे ऑयल के फर्दर बढ़ गए। तो उसका कोई फायदा हमें नहीं मिला। अगर हमने यहाँ पे कुछ सेव किया था, हमने उससे ज्यादा जो था ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर खर्च कर दिया, खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पे खर्च कर दिया, चाय की इंपोर्ट पे खर्च कर दिया। दूसरा, अभी आप ये जिक्र कर रहे थे कि हायर इंटरेस्ट रेट का, देखिए हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो कभी भी ना किसी एलीट को सूट करता है, ना मिडिल क्लास को, ना लोअर मिडिल क्लास को। नहीं, एक्सक्यूज मी, अरे सर लुकमा मैं आपको दे दूं, आपकी गवर्नमेंट मजीद इंक्रीज करेगी इंटरेस्ट रेट अगर IMF कहेगा तो। अभी आपके प्रोग्राम से पहले उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए जो हो रहा ये है कि आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि अमेरिका जैसे कंट्री में जहां पे कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि 1% से ज्यादा 1% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, अब 3.5% के ऊपर अमेरिका जैसे कंट्री में हो गया है, जहां पे लोगों की चीखें निकल आई हैं। क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक टूल उसको कम करने का ये होता है कि आप इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाते हैं इसके अंदर। मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि अब इससे ज्यादा फर्दर जो है वो हम मेरे ख्याल से कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि नई सनतें लगना, बिजनेस करना। लेकिन सर IMF का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सर IMF का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटियां, आईवी लीग, वहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने फार्मूला सीधा साधा अपनाया हुआ है। इंटरेस्ट रेट का फार्मूला ये कहता है कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी आज़ाद जदीद मईशत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए IMF आपको कहेगा कि जो भी आपका ऑफिशियल रेट है इन्फ्लेशन का, आप इंटरेस्ट रेट उससे ऊपर लेकर। प्रोफेसर हैं तो मुझे मालूम है कि आप कह रहे हैं, मगर कुछ कंट्रीज में अदर वे भी हुआ है। टर्की के मिसाल सामने है, अगर उसका इन्फ्लेशन आप रखें तो 52 से भी ज्यादा % जो है
उनका इन्फ्लेशन हो गया है, मगर वहां के सदर ने ड्रास्टिक रेट कम किया है, मतलब, और बड़ी कामयाबी उसके अंदर उनको हासिल हुई है। ये ठीक है, ये टूल समझा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन हो तो आपको इंटरेस्ट रेट आपका हायर किया जाए, तो ये आप सही कह रहे हैं इन ए वे। बट कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस टूल को यूज नहीं किया और उसके अंदर रिसेशन को वो कम करने में कामयाब रहे। ये नहीं, बात बिल्कुल आपने मिसाल दुरुस्त फरमाई। जी यासीन सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं जी, मैं तो नहीं कुछ कहना चाह रहा था, आप कुछ पूछे तो मैं आपको कहता हूँ। नहीं, मेरे जहन में तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछने वाली हैं, लेकिन आप बड़े डिप्लोमेटिक आदमी हैं, आप सबको साथ लेकर चलते हैं। सर, एक सवाल मैं यासीन साहब से पूछना चाहता हूँ। अखबारों में कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि $800 मिलियन के जो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं वो होल्ड पे आए हैं। आई थिंक यासीन इज द राइट पर्सन टू गिव दिस आंसर, बिकॉज यूरोप और अमेरिका में एक आदमी की तरजीह अब एक नई जीन या जैकेट पहनना नहीं है, बल्कि उसकी तरजीह ये है कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली को इस वक्त घर का किराया पे कर सके, या ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, या अपनी मील जो है वो फैमिली को 3 प्रोवाइड कर सके रादर देन बाइंग न्यू स्टफ। तो मैं यासीन साहब से पूछूंगा कि ये जो अखबारों में आई है कि पाकिस्तान में होल्ड पे आए $800 मिलियन, क्या ये सही खबर है? बताएं जी, सही खबर है? जी, मैंने भी ये सुना है। देखें, मैं अपनी बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे ऑर्डर्स नहीं है जो होल्ड पर आ गए हो, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग एक्सपोर्टर। लेकिन जो मेरे कॉलीग ऐसे नहीं कह सर, डोंट से लाइक दिस। देखें ऐसे ना कहें आप, देखें यू आर वेरी हम्बल सर। बट जो मेरे colleagues हैं, yes, many of them have said कि ये सिचुएशन ऐसी है। अब इस सिचुएशन के डेवलप होने में वजूहात क्या हो गई? एक तो ये वजह भी हो गई इश्तियाक, जो most people do not realize is कि पिछले 2 साल में जो क्या कहते हैं उसको, वो जो स्क्वीज आया था जिसमें लोगों के कंसाइनमेंट जो है शिप आउट नहीं हो रहे थे, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन आई कि शिपमेंटें नहीं हो रही थी। और कल शायद आपने सुना होगा, मैंने कल रात को सुना था, जो बाइडेन साहब ये कह रहे थे कि there are 21 shipping companies in the world and these belong to 7 big groups। और इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली हो गई कि these are the words of Mr. Joe Biden। तो उन्होंने जो है वो अप टू 1000% फ्रेट रेट्स इंक्रीज कर दिए थे। तो लोगों का जो सामान था ऑर्डर किया हुआ था वो निकल नहीं पा रहा था, आ नहीं पा रहा था। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको इन एंटिसिपेशन कि भाई ये शायद नहीं आएगा, तो 50% ओवर ऑर्डर कर दिया। अब वो ओवर ऑर्डर हो गया और शिपिंग लाइनें चलने भी लग पड़ी, तो माल जो फंसा हुआ था वो आने भी लग पड़ा, और रेट भी कुछ फ्रेट के रीजनेबल हो गए, और वो पहिया जो है वो घूमना भी शुरू हो गया। तो लोगों को जो है, ये जो रिटेलर्स हैं बड़े बड़े दुनिया के, उनके पास गलत हो गया, ओवर इन्वेंट्री भी हो गई। तो अब वो क्या करेंगे? वो तो यही करते हैं जी कि आप तुम रोको, आराम से इसको संभालो। बड़े अहम आपने रीज़न एक दिया। वक्त मेरे पास आज कम है थोड़ा, लेकिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। नाजरीन, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।